Hello friends, welcome to my YouTube class, and you are knowing that we are going through the chapter locomotion and movement. And in today's videos we will go through the two topics. First of all, we will see the structure of primary and secondary myofilament, and second topic is mechanism of muscle contraction. तो आज हम कोशिश करेंगे ये सीखने की कि हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है और एक्सपेंड कैसे करता है ताकि हमारे बॉडी में मूवमेंट हो सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करते ही पहला टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मायोफिलामेंट। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी फिलामेंट, जिसको हम थिक मायोफिलामेंट भी बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को आप बहुत ध्यान से देखिए कि इसमें दो हेड हैं और हेड वाला जो एरिया है उसको हम बोलते हैं हैवी मेरोमायोसिन, जिसको इन शॉर्ट लिखा हुआ है HMM या क्रॉस आर्म। और इस हेड पे दो चीज़ों की बाइंडिंग साइट्स होती है। एक होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट, मतलब कि ये जाके एक्टिन फिलामेंट से जुड़ेगा, और एक होता है ATP बाइंडिंग साइट, मतलब इस साइट पे ATP आके जुड़ेगा। और दूसरा जो है टेल है, जो इंटरवाउंडेड है, अपने आप में ही मुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं लाइट मेरोमायोसिन। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ थिक मायोफिलामेंट या कह लीजिए प्राइमरी मायोफिलामेंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी मायोफिलामेंट या थिक मायोफिलामेंट, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया वही लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ मेनली मायोसिन प्रोटीन। ईच मायोसिन फिलामेंट इज पोलीमराइज्ड प्रोटीन मेड अप ऑफ मेनी मोनोमरिक प्रोटीन कॉल्ड मेरोमायोसिन। और हर एक पार्ट के दो इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। हर एक यूनिट के जो मेरोमरिक यूनिट है जिसको मेरोमायोसिन बोलते हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। एक है ग्लोबुलर हेड, जो मैंने आपको ये दिखाया हेड। तो ग्लोबुलर हेड क्या है? इट इज़ शॉर्ट आर्म कॉल्ड हैवी मेरोमायोसिन, और HMM इसको क्रॉस आर्म भी बोलते हैं। द HMM यानी हैवी मेरोमायोसिन कंपोनेंट्स प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकला हुआ है एट अ रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल्ड एट अ पर्टिकुलर एंगल फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से थोड़ा सा उठा हुआ एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है। एंड मायोसिन फिलामेंट नोन एज क्रॉस आर्म, इसी को हम लोग क्रॉस आर्म बोलते हैं। द ग्लोबुलर हेड इज एन एक्टिव साइट। तो ग्लोबुलर हेड जो है एक्टिव साइट है ATPase एंजाइम के लिए, जहाँ पे ATP आकर के जुड़ेगा। और दूसरा एक और है एक्टिन बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट पार्ट इज टेल, जैसा कि हमने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया कि द टेल इज LMM लाइट मेरोमायोसिन। तो टेल इज कॉल्ड लाइट मेरोमायोसिन। द मायोसिन मॉलिक्यूल हैज़ टू आइडेंटिकल हैवी chain and four light chain. The two heavy chains wrap spirally around each other to form double helix. तो इस फिगर को दिमाग में रखिएगा क्योंकि आगे ये फिगर बहुत काम आने वाला है इस वीडियो में। यही इसका हेड है, जो क्रॉस आर्म का हेड बना हुआ है, वही हेड एक्टिन फिलामेंट से जुड़ता है, और ये हेड आगे और पीछे होता है। जैसे कि हम अपनी बाहें मोड़ते हैं और बाहें खोलते हैं, तो यू कैन डू प्रैक्टिकली एट योर होम कि आप अपनी बाहों को खोलेंगे पूरा और बाहों को पूरा मोड़ेंगे, फोल्ड करेंगे, तो क्या होगा, बाहें जो हैं आपके नज़दीक आ जाएंगी और बाहें जो आपके हैं वो दूर चले जाएंगे। मतलब जो आपकी हथेली है, अगर आप अपने बाहों को खोलते हैं तो हथेली आपसे दूर जाएगी, और अगर आप बाहों को मोड़ते हैं तो हथेली आपके करीब आएगी। तो बिल्कुल वैसे ही इसका जो क्रॉस आर्म है हमारे आर्म की तरह ही बाहर की तरफ खुलता है, एंड देन इट गेट्स फोल्ड डाउन ओवर द एक्टिन फिलामेंट। तो इसके चलते एक्टिन फिलामेंट नज़दीक आता है, एक्टिन फिलामेंट दूर जाता है। इस चीज़ को ध्यान से रखेंगे दिमाग में, तब समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं, ये है सेकेंडरी और थिन मायोफिलामेंट या सेकेंडरी मायोफिलामेंट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स देख रहे हो, इसी ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स पे जो मायोसिन हेड है वो आके अटैच होता है,
और अटैचमेंट के बाद जब हेड मूव करता है फॉरवर्ड या बैकवर्ड तो उसी के हेल्प से जो ये आपका एक्टिन फिलामेंट है वो फर्दर मूव करता है टुवर्ड्स ईच अदर और फार अवे फ्रॉम ईच अदर। तो जब टुवर्ड्स ईच अदर मूव करेगा तो दैट विल कॉज कॉन्ट्रैक्शन, और ये फार अवे जब मूव करेगा तो दैट विल कॉज रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर्स। ना स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी मायोफिलामेंट, ये स्ट्रक्चर है, आप इसमें 3 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स देख सकते हो। तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है कि 3 अलग अलग तरह के प्रोटीन से बना हुआ है। एक एक्टिन है, इट इज़ अ ग्लोबल प्रोटीन विथ लो मोलिकुलर वेट, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एफ एक्टिन हेलिकली राउंड टू ईच अदर, और एफ एक्टिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ मोनोमरिक ग्लोबल एक्टिन। तो एक एक्टिन प्रोटीन हो गया। दूसरा ट्रोपोनिन है, इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ऑफ 3 ग्लोबल प्रोटीन। और तीसरा है ट्रोपोमायोसिन, 2 filaments of thin protein run cross to F actin throughout the length। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सेकेंडरी मायोफिलामेंट है दैट इज मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन एंड एफ एक्टिन, एंड दीज आर क्रॉस्ड विथ ईच अदर। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी मायोफिलामेंट। सेकेंडरी मायोफिलामेंट मीन्स एक्टिन फिलामेंट, और जो प्राइमरी है दैट इज़ मायोसिन। तो मायोसिन का हेड आ करके जुड़ेगा एक्टिन से और फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो देख लेते हैं क्या है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इज़ बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछा जाता है व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी मायोसिन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, और स्लाइडिंग से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। यानी कि स्लाइडिंग से जो सार्कोमियर है यानी कि यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी 2 जेड लाइंस एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं, और यही जेड लाइंस जब दूर जाएंगी तो एक्सपेंशन होगा। तो क्या कह रहा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इट स्टेट्स दैट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट over each other with the help of cross bridges, and it reduces the length of sarcomere which causes contraction of the muscle. The sequence of events leading to contraction is initiated by a signal in the central nervous system, either from the brain or from the spinal cord। तो जो कॉन्ट्रैक्शन है वो CNS से भी कंट्रोल होता है और स्पाइनल कॉर्ड से भी कंट्रोल होता है। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि अगर बॉडी को वॉलंटरी मूवमेंट शो करना है तो उस समय जो सिग्नल दिया जाएगा वो ब्रेन से आएगा, बट कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन भी शो करना होता है बॉडी पार्ट्स को, तो उस समय से जो सिग्नल आएगा वो आएगा स्पाइनल कॉर्ड से। ना एक मोटर न्यूरॉन है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल फाइबर तक आता है और मसल फाइबर पे आके कनेक्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मसल फाइबर प्लेट। ये एकदम जहाँ मसल है वहाँ पे आके जुड़ता है, और जब जुड़ जाएगा तो उस प्लेस को बोलेंगे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। मतलब न्यूरॉन आया है, मसल से जुड़ गया है तो एक जंक्शन बना है, उसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन वो रिलीज होता है जंक्शन पे और इससे सिग्नल मिलता है, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल क्रिएट होता है और जिसके चलते कैल्शियम आयंस सार्कोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। अब कैल्शियम आयंस का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि ये कैल्शियम आयंस आ करके ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं। इंक्रीज इन कैल्शियम आयन लीड्स टू बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम आयन टू ट्रोपोनिन सब यूनिट ऑन एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट में जो आपको हमने ट्रोपोनिन दिखाया था कॉम्प्लेक्स, उसी पे कैल्शियम जुड़ जाता है, और जब कैल्शियम जुड़ गया तो इसका मतलब वो एक्टिव साइट हो गया, और एक्टिव साइट हो गया तो मायोसिन हेड आ करके उस पर जुड़ जाता है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन जब बढ़ेगा तो वो कैल्शियम आयंस आके ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स पे जुड़ेगा। यहाँ देखिए फिगर में ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स पे आके कैल्शियम आयन जुड़ेगा। जैसे ही कैल्शियम आयन जुड़ेगा तो ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स एक्टिव साइट हो जाएगा इसके हेड को उसमें जोड़ने के लिए, जहाँ लिखा है एक्टिन बाइंडिंग साइट, तो ये एक्टिन बाइंडिंग साइट यहाँ आकर के ट्रोपोनिन पे जुड़ जाएगा। तो इस तरह से ये बन जाएगा क्रॉस ब्रिज। तो यहाँ बना है आपका क्रॉस
ब्रिज। आप देख सकते हो फिगर में सबसे ऊपर कि जो हेड है वो आकर के जुड़ गया है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स से। तो उसके पहले अब क्या होता है वो देख लेते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन इज रिलीज एट द जंक्शन बाय द न्यूरल सिग्नल्स विच जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल इन द सर्कुलर दिस स्प्लिट एंड कॉज द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। और कैल्शियम आयंस के चलते जो मायोसिन है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जब एनर्जी मिलता है, अब यहाँ देखिए समझिए, एनर्जी जब उसको मिल गया हेड को तो हेड क्या करेगा, अपने आप को फोल्ड करेगा। सेकंड फिगर देखिए, अपने आप को फोल्ड किया तो वो मायोसिन को टुवर्ड्स द सेंटर खींच लिया। अब टुवर्ड्स द सेंटर खींचा तो उसके चलते क्या हुआ, एक्टिन जो है उस पर स्लाइड किया, तो इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो ये स्लाइड्स टुवर्ड्स द सेंटर, इसके चलते क्या होता है, जो सार्कोमियर है उसका लेंथ डिक्रीज हो जाता है और इट कॉजेज मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखते हैं मसल रिलैक्सेशन क्या है। अच्छा, उसके पहले क्रॉस ब्रिज देख लेते हैं कि एन एटीपी मॉलिक्यूल्स जॉइंस ऑन द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन हेड एंड मायोसिन फिलामेंट। दिस हेड कंटेन्स एन एंजाइम मायोसिन एटीपी दैट along with the calcium ions and magnesium ions catalyzes the breakdown of ATP. The energy is transferred to the myosin head which analyze the and strengthen the join the active site of the active myofilament and forming a cross bridge. तो ये आपका क्रॉस ब्रिज बन गया। तो यहाँ फिर से समझिए कि जो मायोसिन हेड है, मायोसिन हेड पर एटीपी आके जुड़ा, एटीपी जो जुड़ा वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से कैटलाइज हो गया और ब्रेक हो गया एडीपी में, और उससे मिला उसको एनर्जी मिला, तो वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया एक्टिन फिलामेंट में, और इसके चलते जो हेड है वो थोड़ा सा फोल्ड हुआ तो उसके चलते जो एक्टिन फिलामेंट है वो स्लाइड किया अंदर की तरफ। दूसरा फिगर देख लीजिए, और इस तरह से स्लाइड किया तो इसको बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। नाउ मसल रिलैक्सेशन लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का, कि आफ्टर मसल कॉन्ट्रैक्शन द कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टम। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो जैसे ही रिलैक्स करना हो तो सबसे पहले कैल्शियम आयंस को सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्न में बैक पंप कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो एक्टिव साइट है मायोसिन का वो बंद हो जाएगा और जेड लाइंस रिटर्न टू ओरिजिनल पोजीशन। जो जेड लाइंस थे जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जिससे कल चलते कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पहुंच जाएगा और इस तरह से मसल्स जो हैं वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। तो दिस हाउ स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन्स द contraction and expansion of the muscle fibers. That's all in today's video. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.